आयुषी गुप्ता। नमस्कार, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 प्राइम में आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़ 18 प्राइम की, जहां पर कुंभ को लेकर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बयान पर साधु संतों ने गुस्सा प्रकट किया है। और अपने बयान में चंद्रशेखर आजाद ने कहा, कुंभ वो जाए जिन्होंने पाप किए हैं। संत समाज ने अब चंद्रशेखर के बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और माफी नहीं मांगने पर पिंडदान तक करने की बात कही है। देखिए रिपोर्ट। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के बयानों को लेकर साधु संतों ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने नगीना सांसद के बयान वापस न लेने पर पिंडदान करने तक की चेतावनी दे डाली। और उसे अभी विद्वानों के बीच में नहीं बैठा, कोई सदग्रंथ पढ़े नहीं उसने, तो अगर ऐसा बार बार करेगा, केवल वोट की राजनीति के लिए करता, ज्यादा करेगा तो उसका विरोध करेंगे। इस बात को उसे पता नहीं पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है, किस तरह का विरोध करेंगे, किस तरह का विरोध करते हैं। हम तो जैसे राकेश जी कहते हैं पिंडदान कर दिया, जैसे पिंडदान कर देंगे। दरअसल भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बयान दिया था कि महाकुंभ में स्नान करने वे लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किया है। उनके इस बयान पर धर्मगुरुओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। त्रिवेणी में जो कुंभ पड़ता है, जो वहाँ पे क्या ऋषि मुनि देवता नर किन्नर यक्ष सभी आते हैं, वहाँ माँ का दर्शन करते हैं और उसमें पुण्य काल में स्नान करते हैं। तो ये सभी पापी हैं क्या? राक्षस देवता पापी हैं क्या? है नहीं? ये मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं। इनको सनातन धर्म और धर्म का ज्ञान नहीं है इन सांसद को। महाकुंभ को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने कुंभ को लेकर विवादित बयान दिया, जिस पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी पलटवार किया है। सरकार पर जवाब दी। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कोई पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। तो हम आए हैं यहाँ पर अपनी भक्ति भगवती गंगा यमुना त्रिवेणी को समर्पित कर रहे हैं और हमको बड़ा आनंद है। ठीक है, अगर हमारे कोई पाप हैं तो वो नष्ट हो जाएं, इसका अगर उद्योग हम कर रहे हैं तो इसमें किसी को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और जो ये मान रहे हैं कि वो तो उन्होंने तो कोई पाप किया ही नहीं, निष्पाप हैं, तो ऐसे निष्पापी व्यक्ति का तो बहुत आनंद है। हम लोग तो दर्शन करना चाहेंगे। चंद्रशेखर आजाद के बयान पर साधु संतों में गुस्सा है। उनके इस बयान ने धार्मिक आस्था और कुंभ मेले की परंपराओं पर सवाल खड़े कर दिए, जिससे विवाद गहराता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। छात्र और युवाओं के मुद्दे को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने रविवार को बिहार बंद बुलाया और इसका बुरा परिणाम राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में देखने को मिला। बंद के नाम पर पप्पू यादव के समर्थकों ने यहां पर जमकर उत्पात मचाया, जबरदस्त तरीके से दिन भर तोड़फोड़ की, आगजनी करते दिखे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बंद में छात्र या युवा नहीं बल्कि पप्पू यादव के गुंडे शामिल थे। रिपोर्ट देखिए। दुकान और शोरूम में तोड़फोड़, दुकानदारों पर लाठी डंडे से हमला, मेट्रो निर्माण में लगी हाईवा क्षतिग्रस्त, खाने पीने की दुकानों का शटर डाउन। ये है पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के समर्थक। शिक्षा के नाम पर प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे इन लोगों ने शिक्षा के लिए जरूरी किताब की दुकानों को भी नहीं छोड़ा और रविवार को पूरे दिन राजधानी के हर कोने में जमकर उत्पात मचाया। ऐसी कोई सड़क नहीं, ऐसा कोई चौक चौराहा बाकी नहीं रहा जहां पप्पू यादव के समर्थकों ने आम लोगों का रास्ता नहीं रोका। बीच सड़क पर आगजनी की, टायर जलाया और बिहार बंद के नाम पर जमकर गुंडई की। ये हम नहीं, ये तस्वीरें बता रही हैं। भैया पूरे बिहार की जनता सड़क पर है। ये यूथ नहीं दिख रहा आपको? ये छात्र नहीं दिखता है?
बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में धांधली को लेकर रविवार को पप्पू यादव ने बिहार बंद बुलाया। बिहार बंद के लिए सड़क पर उतरे पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं ने जमकर गुंडागर्दी की। कई दुकानों और शोरूम को निशाना बनाया। कई दुकानदारों ने डर से शटर डाउन कर लिया। जो नहीं माने उनसे पप्पू यादव के कार्यकर्ता भिड़ गए और लाठी डंडे से हमला कर दिया। पटना ही नहीं, बिहार के अलग अलग जिलों से भी उत्पात की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, सबका यही गत है। पूरा बिहार की जनता अपने बच्चों के लिए लड़ रही है, चिंतित है और लड़ेगी। पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि पप्पू यादव के बिहार बंद में छात्र या युवा नहीं थे, प्रदर्शन में गुंडे शामिल थे। पूरे बिहार की खबर आप ले लीजिए, आप तो पत्रकार मित्र हैं। पूरे बिहार की खबर ले लीजिए, बिहार के नौजवान युवा उनके साथ। बंद के नाम पर सरेआम उत्पात मचाने पर पटना पुलिस ने भी एक्शन लिया है। सांसद पप्पू यादव और उनके समर्थकों पर केस दर्ज किया गया है। 15 उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया गया है। देखना होगा कि इस पर सियासत आगे क्या रंग लेती है। पटना संवाददाता रजनीश और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो चलिए अब बात करेंगे अयोध्या की, जहां पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। वहीं अखिलेश ने एक बार फिर अयोध्या के मिल्कीपुर में जीत का दावा किया है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद, आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पहले से ही प्रत्याशी घोषित हैं। तो मिल्कीपुर के लिए उम्मीदवार 17 जनवरी 2025 तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में चल रहे खरमास के चलते 14 जनवरी तक प्रमुख दलों की नामांकन दाखिल करने की संभावनाएं कम है। बीजेपी भी अपने प्रत्याशी की घोषणा 14 जनवरी तक कर सकती है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में मिली हार के बाद अब बीजेपी की निगाहें मिल्कीपुर उपचुनाव पर हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी जीती थी, लेकिन अब 2025 के उपचुनाव में बीजेपी ये सीट उससे छीनना चाहती है। बीजेपी प्रत्याशी चयन को लेकर काफी गंभीर है। बीजेपी मिल्कीपुर उपचुनाव में नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। मिल्कीपुर का उपचुनाव साल 2022 के चुनाव से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इसमें बीएसपी और कांग्रेस दोनों मैदान में नहीं है। वहीं कांग्रेस इस उपचुनाव में एसपी के साथ खड़ी है। इधर मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 17 जनवरी नामांकन की अंतिम तारीख है। ऐसे में बीजेपी 14 या फिर 15 जनवरी तक मिल्कीपुर उपचुनाव के प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगा सकती है। विगत 9 उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 7 विधानसभाओं में विजय दर्ज की है। मिल्कीपुर में भी विजय दर्ज हो, इसके लिए संगठन और सरकार काम कर रहा है। विधानसभा स्तर पर विधानसभा संयोजक और प्रभारी की नियुक्ति की जा चुकी है। बूथ लेवल तक तैयारी चल रही है। डबल इंजन की सरकार के काम को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और प्रत्याशी का जहां तक सवाल है, हमारा प्रत्याशी कमल है और जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी अपने अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा भी कर देगी। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। यहीं से माननीय अखिलेश यादव का ये 27 में जो चुनाव होना है, ये मिल्कीपुर का चुनाव इस बात का संकेत देगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में रास्ता साफ हो जाएगा। मिल्कीपुर से ही 27 में जो चुनाव होना है, समाजवादी पार्टी की शानदार सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। वहीं अखिलेश यादव का ये मानना है कि इंडी गठबंधन वैसे ही मजबूत है जैसा पहले दिन था। रही बात मिल्कीपुर उपचुनाव की, तो समाजवादी पार्टी जीत रही है। इंडिया गठबंधन वैसा इंटैक्ट है जो इंडिया गठबंधन
शुरुआती दौर में जहां से बनना शुरू हुआ था कि वो रीजनल पार्टीज जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकें, उन्हीं का साथ देना, उन्हीं के साथ खड़े दिखना है। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। मिल्कीपुर के लिए उम्मीदवार 17 जनवरी 2025 तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में चल रहे खरमास के चलते प्रमुख राजनीतिक दलों के 14 जनवरी से पहले नामांकन दाखिल करने की संभावना कम है। बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। उम्मीदवार का चयन 15 जनवरी तक किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब बात करते हैं प्रयागराज की धरा पर लगने वाले सनातन के सबसे बड़े उत्सव के इतिहास की। मुगल काल से लेकर अंग्रेजों तक इस आस्था के सैलाब का खौफ हो गया था, लेकिन इसे रोकने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया। अनादिकाल से चल रहे इस महा उत्सव की आखिरकार कब और कैसे शुरुआत हुई, इस खास रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का प्रतीक। हर 12 साल में होने वाला ये मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि भारत की पौराणिक परंपराओं और आध्यात्मिक विरासत का उत्सव है। प्रयागराज, जहां 3 नदियां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है, इस दिव्य आयोजन का केंद्र होता है। हर 12 साल में प्रयागराज में संगम के किनारे महाकुंभ होता है। महाकुंभ का इतिहास और इसका धार्मिक महत्व इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खास उत्सव बनाता है। देवों की पवित्र भूमि प्रयागराज, जहां मान्यता है कि जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। मान्यता है कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है और पापों का प्रायश्चित। महाकुंभ सिर्फ पाप से प्रायश्चित का अवसर ही नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी है। दरअसल कुंभ का असल अर्थ होता है कलश यानी घड़ा, और कुंभ स्नान की कहानी भी एक अमृत के घड़े से जुड़ी है। पौराणिक मान्यताओं का अनुसार जब दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से देवता कमजोर हो गए थे, तो राक्षसों ने उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया था, जिसके बाद सभी देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने को कहा। इसके बाद भगवान विष्णु के कहने के अनुसार देवताओं ने राक्षसों के साथ मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने की संधि रखी। राक्षसों ने अमृत के लालच में देवताओं की संधि मान ली, जिसके बाद समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन के बाद एक एक कर कई रत्न निकले, लेकिन जब अमृत कलश प्रकट हुआ तब देवता और राक्षस दोनों उसे पाने के लिए लालायित उठे। लेकिन भगवान इंद्र के इशारे पर उनके बेटे जयंत अमृत कलश लेकर भाग निकले, जिसके बाद राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें आदेश दिया कि वो जयंत को पकड़ें और अमृत कलश छीन लें। राक्षसों ने जयंत का पीछा किया, जयंत को पकड़ लिया, लेकिन जयंत को पकड़ने के बाद अमृत कलश हासिल करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच 12 दिन तक युद्ध चलता रहा। इसी युद्ध के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वीलोक की 4 जगहों पर जा गिरी। कहते हैं अमृत की पहली बूंद प्रयाग में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी उज्जैन में और चौथी नासिक में जा गिरी। यही वजह है कि इन चारों स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कहते हैं जब जयंत अमृत कलश लेकर उड़ा था तो वो 12 दिनों में स्वर्ग पहुंचा था, और शास्त्रों के मुताबिक देवताओं का एक दिन पृथ्वी लोक में 1 साल के बराबर होता है। इसीलिए उस घटना के संदर्भ में महाकुंभ हर 12 साल के अंतराल पर होता है। सनातन काल से चली आ रही आस्था की ये डुबकी आजादी के पहले भी इसी तरह से लगती थी। मुगल राज के समय भी कुंभ में हजारों की संख्या में लोग पहुंचते थे। ऐसा कई बार हुआ जब मुगल शासकों को इससे भय हुआ कि इस कुंभ की भारी भीड़ से विरोध के स्वर फूट सकते हैं। ऐसे में कई बार कुंभ पर सख्तियां करने की कोशिशें हुई। सनातन काल से चलती आ रही आस्था की डुबकी आजादी के पहले भी इसी तरह से लगा करती थी। मुगल राज के समय में भी कुंभ में हजारों की संख्या में लोग पहुंचते थे। ऐसा कई बार हुआ कि कुंभ की भारी भीड़ के विरोध के स्वर
फूट सकते हैं, ऐसा भय मुगल शासकों को भी हुआ। ऐसे में कई बार कुंभ पर सख्तियां करने की कोशिशें भी हुई। जब अंग्रेजों का समय आया तो भी ये डर बना रहा। अंग्रेजों को भी हमेशा लगता रहा कि कुंभ से उसकी हुकूमत खतरे में पड़ सकती है, लिहाजा उन्होंने भी इसे रोकने के लिए कई कोशिशें की। कभी ट्रेन की मनाही की तो कभी और कुछ सख्तियां, लेकिन आस्था का ये सैलाब रुका नहीं। जब अंग्रेजों का समय आया तब भी डर बना रहा। अंग्रेजों को ये डर सता रहा था कहीं ऐसा ना हो कि उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र चल रहा है और उनकी हुकूमत कहीं खतरे में तो नहीं पड़ जाएगी। और तो उन्होंने हर वो जतन किया जिससे लोग वहां न पहुंच सकें। ट्रेनों पर अंकुश लगाने से लेके तमाम ऐसी चीजें की गई जिससे भक्त न पहुंच सके, मगर सैलाब किसी के रोकने से रुका नहीं। गंगा स्नान को लेकर अंग्रेजों की इस नफरत को देखते हुए महात्मा गांधी ने 1918 में प्रयागराज में संगम स्नान किया था। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुंभ से कई बार बदलाव की मांग भी उठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की मैराथन बैठक अब खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल बीजेपी मुख्यालय से बाहर निकल गए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जल्द से जल्द कैसे चुनावों को पूरा कराया जाए, इस पर चर्चा हुआ है। जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों के चुनाव पर चर्चा हुई है और साथ ही आपको बता दें कि स्थानीय मन मुटाव को दूर करने पर भी जोर दिया गया। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं भाजपा मुख्यालय के ठीक बाहर की, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल इस बैठक से बाहर आए हैं और अपनी गाड़ी में बैठ करके यहाँ से रवाना हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले कार्यकर्ताओं से बात करते हुए, उनकी समस्याएं सुनते हुए सीएम। सीधी तस्वीरें गुलाबी नगरी जयपुर के बीजेपी मुख्यालय से मुख्यमंत्री भजनलाल बैठक में शामिल हुए। बैठक से अब बाहर आ चुके हैं। बीजेपी मुख्यालय से अब बाहर निकलने के लिए उनका काफिला तैयार है और ये इस वक्त ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं। एक सेकंड, हाँ लाइव ले ले भाई, एक सेकंड सामने। तो आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की मौजूदगी में बैठक हुई है। एक महत्वपूर्ण बैठक में संगठन को लेकर के चर्चा की गई है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हितेंद्र शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, तो हम उनका सीधा रुख कर लेते हैं। और हितेंद्र, क्या अपडेट है बीजेपी मुख्यालय से इस वक्त? जी, बीजेपी मुख्यालय में जो मैराथन बैठकें जो चल रही थी वो अब लगभग अब खत्म हो गई हैं और अभी इस मुख्यालय में सिर्फ जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है मदन राठौड़ वो मौजूद हैं। उसके अलावा सभी लोग इवन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ से जो है बीजेपी मुख्यालय से जा चुके हैं। और उससे पहले जो है काफ़ी मतलब 3 बजे से तकरीबन 3 बजे के आसपास से जो है ये मीटिंग्स चल रही थी, संगठनात्मक मीटिंग। और ख़ास इनमें फोकस जो है वो रहा जो है संगठन के चुनावों पर, मंडल अध्यक्ष चुनावों पर और जिला अध्यक्ष जो है उन चुनावों पर। जी बिल्कुल हितेंद्र, आज काफी मंथन हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि आज तमाम नेताओं की मौजूदगी भी इस बैठक में देखी गई है। तो क्या बीएल संतोष ने इन नेताओं से भी अलग अलग मुलाकात की है? क्या निकला? जी, बीएल संतोष ने सबसे पहले तो जो है संगठन के चुनाव हैं उनको लेकर जो है उनको जल्दी से जो है पूरा किए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया था और उन्होंने कहा कि जो है टाइम बाउंड तरीके से इनको पूरा हो जाना चाहिए था और अगर ये नहीं हो पाया तो इनको थोड़ा और वक्त लेकर जो है पूरा किया जा सकता है, क्योंकि 20 जो फरवरी है वो एक तरह से जो है राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसले की जो है एक डेट है। उस दिन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, तो उससे पहले जो है वो सभी तरह के चुनाव जो संगठन के हैं वो पूरे कर लेना चाहते हैं। उसके अलावा जब दूसरे फेज में जो मीटिंग हुई उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उसके अलावा जो है प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल और काफ़ी जो है काफ़ी बड़ी तादाद में जो है अलग अलग पदाधिकारी, सदस्यता अभियान के पदाधिकारी, उनके अध्यक्ष जो है ओंकार सिंह लखावत, उसके अलावा अरुण चतुर्वेदी, ये सब लोग मौजूद थे। और ये मीटिंग अभी तक लगभग करीब 8:30-9 बजे तक चली है और 9 बजे अभी मुख्यमंत्री भजनलाल जो है यहाँ से गए हैं। जी
बिल्कुल हितेंद्र, क्योंकि काफी लंबी ये बैठक चली है जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों के चुनाव पर चर्चा, तो क्या हम ये मान लें कि इस बैठक में चिंतन मंथन किया गया और जल्द से जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा? जी बिल्कुल, जो है इसमें काफ़ी मंथन किया गया है और जल्द ही जो है ये बात सही है कि वो फिर से जो है कुछ एक वक्त देने वाले हैं ताकि चुनावों को, जो बचे हुए चुनाव हैं मंडल अध्यक्षों के और जिला अध्यक्षों के, उनको पूरा कराया जा सके। तो जल्द ही वो चुनाव करने की तारीख भी जो है वो जल्द ही देंगे। और इसके अलावा जो है सदस्यता अभियान जो है उनके बारे में भी चर्चा हुई है, क्योंकि सदस्यता अभियान जो है सीधे तौर पर जो है मंडल अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों के चुनाव से जुड़ा हुआ मामला भी हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आज बैठक हुई है और अब ये बैठक खत्म हो गई, लेकिन संगठन को लेकर के विस्तार से चिंता और चिंतन हुआ है। बिल्कुल, और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग लगातार विकराल जो है रूप लेती हुई नजर आ रही है और आपको बता दें कि फायर फाइटर्स की टीम लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक आग पर काबू यहां नहीं पाया जा सका है। अरबों की संपत्ति खाक हो गई है और इस विनाशकारी आग में 15 से ज्यादा लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। काफी नुकसान हुआ है, ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में आग से हाहाकार मचा हुआ है। जंगल की आग अपना दायरा बढ़ाते हुए सब कुछ खत्म करने को लेकर आमदा है। जो भी रास्ते में आ रहा है वो जलकर खाक हो रहा है। आग के आगे सुपर पावर भी बेबस नजर आ रहा है। लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। कैलिफोर्निया में जंगल से फैली आग ने ऐसा तांडव मचाया कि हर गुजरते दिन के साथ आग और विकराल रूप लेती जा रही है। अब तक 10,000 से ज्यादा इमारतें आग की चपेट में आने से पूरी तरह तबाह हो गई हैं। 15 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। वहीं कई जानवर भी इस विनाशकारी आग की भेंट चढ़ चुके हैं। कैलिफोर्निया प्रशासन की माने तो अब तक आग की वजह से 16 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इस त्रासदी में कई लोगों के लापता होने की भी आशंका है। प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। कैलिफोर्निया में रह रहा हर शख्स दहशत में जी रहा है। जो लोग अभी सुरक्षित हैं, वो भी अनहोनी की आशंका से घबराए हुए हैं। अमेरिका में लगी आग के बीच फायर फाइटर की कई टीमें दिन रात लगी हुई हैं। आग पर काबू पाने की जी तोड़ कोशिश की जा रही है। रात के वक्त भी हेलीकॉप्टर से आग पर नियंत्रण करने का काम चल रहा है, लेकिन आग इतनी फैल चुकी है कि उसे काबू में करना मुश्किल हो रहा है। आग से निपटने में अमेरिका की मदद के लिए मैक्सिको से फायर फाइटर्स पहुंचे हैं। लॉस एंजल्स में जिन इलाकों में आग ने भारी नुकसान पहुंचाया है, उनमें पैलिसेड्स, ईटन, हर्स्ट, लीडिया, केनेथ के इलाके शामिल हैं। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर की बसावट पहाड़ों के बीच है। पहाड़ों पर चीड़ का जंगल बहुत बड़े इलाके में है। चीड़ के सूखे पेड़ों के जलने के कारण आग शुरू हुई और उसके बाद काफी बड़े इलाके को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग की वजह से प्रदूषण हो रहा है। आसमान तक धुआं फैला हुआ है, जिसकी वजह से हवा जहरीली हो गई है। आग की मार जानवरों पर भी पड़ी है। जो इस त्रासदी में बच गए, उनका इलाज चल रहा है। लॉस एंजलिस के इलाकों में भड़की आग ने शहर के शहर तबाह कर दिए हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस कदर आग ने लॉस एंजलिस में कहर बरपाया है। जहां तक नजर जाएगी, वहां सिर्फ तबाही ही दिखेगी। कुछ दिन पहले यहाँ पर लोग खुशहाली से जी रहे थे, लेकिन अब रिहायशी बस्ती भी खंडहर में बदल गई है। गुलजार आशियाने पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। हॉलीवुड से लेकर टीवी के कई बड़े स्टार्स के घर जलकर तबाह हो गए। हवा लगातार चल रही है, जिससे आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। तो चलिए इसी के साथ ही न्यूज़ 18 प्राइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।